यह थी चुनावी चटपट। अब हम आपको दिखाने वाले हैं अपना खास पैकेज, महज वोट नहीं है मुस्लिम वोटर। यानी कि इस दफे के चुनाव में मुस्लिम वोटर मोदी विरोध की अलग जगाएंगे और उनके वोटों का ध्रुवीकरण होगा या फिर अलग अलग विकल्पों की ओर उनका रुझान बढ़ेगा। मुल्क में बदलाव की आहट है। मुल्क का नौजवान तबका भी इसका हिस्सा बनने की तलाश में है। ऐसे माहौल में मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुस्लिम वोटरों के मन में भी हिल्लोरे उठ रहे हैं। इसके कुछ नजारे हाल के असेंबली इंतखाबात के नतीजों में भी दिखे हैं। बीजेपी ने गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बनाया तो मुस्लिम वोटों की अहमियत और बढ़ गई है। ये सवाल अहम है कि क्या उनके वोट मोदी की मुखालिफत में कांग्रेस की जानिब झुक जाएंगे या सूबाई सतह पर बीजेपी मुखालिफ मजबूत पार्टियों की जानिब जाएंगे या वो आम आदमी पार्टी की शक्ल में उभरे नए मुतबादिल का दामन थामेगी। क्या वोटों का पोलराइजेशन होगा या फिर अलग अलग मुतबादिल की जानिब रुख रहेगा। इस बार मुस्लिम मतदाताओं का रुख कांग्रेस की साइड पूरी तरह से जाता है ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके सामने भी एक नई पार्टी का ऑप्शन आ गया है। इस बार भी सबसे ज्यादा दिलचस्प वोटिंग मुस्लिम मतदाता की होगी और सबसे महत्वपूर्ण उसके वोट इसलिए भी होंगे क्योंकि उसके सामने विकल्प मोदी के खिलाफ चुनने का है। ध्रुवीकरण अगर नहीं होता है हिंदू मतदाता का तो भाजपा को नुकसान तो होगा लेकिन लाभ नहीं होगा तो शायद नुकसान के मुकाबले में लाभ बड़ा सीमित होगा। तो मुस्लिम मतदाता एक विषय तो ये देखेगा। दूसरा ये जरूर है कि मुस्लिम मतदाता केवल किसी एक विशेष दल से बंधा है, अभी ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं देती। इंतखाबी नतीजों के बाद इत्तेहाद कायम करने में भी मुस्लिम एजेंडा खासी अहमियत रखता है। यही महसूस कर मोदी भी अपने तरीके से मुस्लिम वोटरों की जानिब हाथ बढ़ा रहे हैं। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के साथ पतंगबाजी करना भी उसी कोशिश का हिस्सा है। 2001 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 18 करोड़ मुस्लिम आबादी है। लोकसभा की 218 सीटों पर मुस्लिम वोट शेयर 10% से ज्यादा है। 70 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 20% हैं। बावजूद इसके मौजूदा लोकसभा के कुल 543 लोकसभा अरकान में मुसलमान सिर्फ 30 ही हैं। यानी उन्हें लोकसभा में महज 5.5% ही नुमाइंदगी ही मिली है। वोट को पोलराइज करने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज कई तरह के हथकंडे उसी वक्त अपना लेती हैं, जिसमें कम्युनलिज्म भी एक बहुत बड़ा हथकंडा है और वो तो कभी भी हो सकता है, इन चुनावों से पहले भी हो सकता है। अभी तक मुस्लिम वोटिंग पैटर्न 3 तरह का रहा है। एक, किसी उम्मीदवार या पार्टी को रोकना। दूसरा, स्ट्रेटजी के तहत वोटिंग करना, यानी जो पार्टी या उम्मीदवार जीतता लगे उसके साथ होकर इक़्तिदार के साथ जुड़े रहना। और तीसरा, मजहबी लीडरों के असर में वोटिंग करना। बाबरी मस्जिद सानिहा के बाद मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न से साफ पता चलता है कि बीजेपी मुकाबले में नहीं है तो उसका वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। मुसलमानों के खास मुद्दे तो शायद न हों इस बार, निश्चित रूप से मोदी ही मुद्दा होंगे, क्योंकि आरक्षण और ये सब जो मुद्दे थे वो इस बार उतने प्रभावी नहीं रह जाएंगे। जब से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है, तब से मुस्लिम वोटों की अहमियत और बढ़ गई है। आगे हम देखेंगे आज के सियासी और चुनावी हालात पर मुस्लिम नौजवानों का क्या नजरिया है। पर उससे पहले लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही थाम कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मुस्लिम मुख्यधारा में आए उसके लिए सबसे पहली तो उनकी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार।
इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता, प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर, प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा, प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर, प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक, वाह, वाह, वाह। हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से, जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी मुकाबले को एक नए नजरिए से देखने वाले इलेक्शन शो वोट करेगा इंडिया में, जिद सच दिखाने की। अपनी इसी बयानी को जारी रखते हैं और देखते हैं हमारा आज का खास पैकेज कि महज वोट नहीं है मुस्लिम वोटर। वक्त के साथ मुसलमानों के रुख भी बदलते रहे हैं। आजादी के बाद मुसलमान कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन इंदिरा गांधी के दौर से ही उनमें अपने आप को महफूज रखने की फिक्र जागने लगी। भागलपुर से लेकर भिवंडी या मलियाना से लेकर मुरादाबाद के फसादात ने उनके रुख को बदला। उनकी इक्तिसादी हालत भी बिगड़ती गई। कांग्रेस के लिए मुस्लिम महज वोट बैंक ही बने रहे। गुज़िश्ता 2 इंतखाबात ने उनकी बदहाली दूर करने के लिए सच्चर और रंगनाथ मिश्रा जैसी कमेटियां बनाई, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर अब तक अमल नहीं हो पाया। मुस्लिम पॉपुलेशन में जिस प्रकार से पढ़ाई का एक शौक होना चाहिए वो नहीं हुआ, हुनर की तरफ चला गया, और जो हुनर की तरफ गया वो पढ़ाई से पीछे रह गया। अब लोगों में चेतना आ रही है, मुसलमानों में चेतना आ रही है, और मैं बधाई देता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने ये साहस दिखाया कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मुसलमानों की क्या है, उसके बारे में उन्होंने सच्चर कमेटी का गठन किया। 2004 से लेकर आज तक अगर आप फिगर उठा के देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी में, सेंट्रल सर्विसेज में और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में मुसलमानों की भर्ती में वृद्धि हुई है।
कांग्रेस के अलावा इलाकाई जमातें भी उनका वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करते रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या मगरबी बंगाल में बाया महाज या तृणमूल कांग्रेस, बिहार में आरजेडी या जेडीयू, सभी से मुसलमानों को मायूसी ही हाथ लगी है। केंद्र सरकार ने सच्चर आयोग की रिपोर्ट के जरिए मुस्लिमों के लिए कई योजनाएं शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। मुस्लिम मुख्यधारा में आए, उसके लिए सबसे पहली तो उनकी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आजादी के कई दहाई गुजर जाने के बावजूद कोई भी मुस्लिम सियासी जमात मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर नहीं उभरी। असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह बदरुद्दीन अजमल भी असम में सिमट कर ही रह गए। यूपी में पीस पार्टी हो या मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां बमशूल से अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाती हैं। इनमें से किसी के एजेंडे में मुस्लिम नौजवानों की जरूरियात, उनके बुनियादी हुकूक का एजेंडा नहीं है। मुस्लिम नौजवानों का दर्द ये है कि आज वो अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रह रहा है। उनके लिए पिछले 2 दहाई से जेलों में बंद बेकसूर नौजवानों के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट से निपटारे का मुद्दा बड़ा बन गया है। मुस्लिम युवा भी उसी तरीके की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं जिस तरीके की बहुसंख्यक समाज के लोगों की हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा का विषय भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम नौजवानों का मानना है कि कांग्रेस के राहुल गांधी भले मुसलमानों के हक की बात करते हों, पर उनके वादे खोखले ही साबित हुए हैं। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, या हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं रहा है, हमको कुछ मकाम नहीं मिलता। अगर ये तस्वुर के साथ, ये ख्याल के साथ आप बढ़े तो कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। राहुल गांधी के वादों का ही असर था कि 2004 के मुकाबले 2009 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को मुस्लिम वोट ज्यादा मिला था, लेकिन वो वादे भी पूरे नहीं हुए। जितनी ये बातें करते हैं, अगर ईमानदारी से उसका 40% भी अमल कर लें, जो हालत काफी बेहतर हो जाए। कांग्रेस है, बीजेपी है और अन्य दल है, इनमें पार्टियों में कुछ नहीं रहा है। अच्छा खाने की सोचते तो खा नहीं पाते, महंगाई पहनना चाहते अच्छा तो नहीं पहन पाते। हाल में मुजफ्फरनगर फसादात में यूपी में समाजवादी पार्टी के हाथ से मुस्लिम वोट बैंक फिसलता लग रहा है। यूपी की 80 पार्लिमानी सीटों में से करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। लोकसभा इंतखाबात में खासकर वेस्टर्न यूपी में रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, संभल, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद में मुजफ्फरनगर फसादात का असर दिखाई दे सकता है। ऐसे माहौल में मुसलमानों का दिल बेशक बेहद बेचैन है। उनकी ये बेचैनी कोई भी करवट ले सकती है। आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटर की, यानी जीतने वाले घोड़े पर दांव की। अरविंद जी, लोकसभा की 218 सीटें ऐसी है आज भी जहां 10% से ज्यादा मुसलमान हैं, मुस्लिम वोटर हैं, और तकरीबन 70 सीटें ऐसी है जहां पे 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। फिर भी क्या वजह है, क्या कारण है कि मात्र 30 पार्लियामेंटेरियन चुनकर आए हैं संसद में? मुसलमानों को लेके ये बहुत एक आम धारणा है कि वो बड़े गोलबंद होकर वोट डालते हैं, एक तरफ वोट डालते हैं, जहां वोट होता है उनका वोट पूरा पड़ता है। लेकिन जो भी आंकड़े जब भी आप लेके बैठेंगे, ये ठीक उल्टी बात बताते हैं। अगर एकजुट होके मुसलमान वोट देता, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज उसका होता, सबसे ज्यादा कास्ट करता, तो सबसे ज्यादा होशियारी से वोट डालता, तो फिर ये हालत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों ने वोटिंग में इससे ज्यादा लापरवाही दिखाई है, उनका इस्तेमाल हुआ है, बाकी पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया है, खुद उनके लीडर्स ने उनका इस्तेमाल किया है, उनकी संख्या को बेच के अपने लिए राज्यसभा की सीट पाई, कहीं वीसी बन गए, कहीं बड़ा पद हासिल किया, कहीं। तो ये जो लीडर बेईमान उसका हुआ, दूसरी पार्टियों ने जो बेईमानी की, उसका नतीजा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान सिर्फ पॉलिटिकल मामलों में नहीं पिछड़े हैं, वो आर्थिक मामलों में भी उनकी हालत दिन पर दिन खराब हुई है और काफी इलाकों में उनकी हालत दलितों से भी बदतर है। इस बार के चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो मुस्लिम वोटर के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगे?
देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा तो मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी खुद ही होने वाले हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सबसे बड़े क्लेमेंट हैं प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का। तो इसका मतलब ये कि भाजपा हराने के लिए वोट होगा उनका? कांग्रेस के बस में अब नहीं रह गया है कि वो सारे मुसलमानों का वोट ले ले, चाहे सामने मोदी आ जाए चाहे जो कोई आ जाए। खुद मुसलमानों में भी ये एहसास धीरे धीरे अब बढ़ता गया है कि कांग्रेस हो या उसके हितैषी होने का दावा करने वाले मुलायम सिंह और लालू यादव जैसे लोग हों जो बड़े खुल के पॉलिटिक्स करते रहे, खुद उनकी पॉलिटिक्स भी कोई मुसलमानों के बहुत हक में नहीं जा रही। लेकिन अकेले वही फैक्टर नहीं होगा, दूसरी सब चीजें भी, अलग अलग इलाके की पॉलिटिक्स, अलग अलग जोन की, अलग भाषा की, अलग लोकल पॉलिटिकल स्थितियां, ये भी उनके वोट को तय कराएंगे। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। केजरीवाल जिस तरह आज जनता दरबार से भागे हैं, उन्हें उनमें मिल्खा सिंह की झलक दिखाई दी। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुआ, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस दफे के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का क्या रुख रहने वाला है। आइए बातचीत के उसी कारवा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी, नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी के बाद आपको लगता है कि मुस्लिम वोट पोलराइज हुए हैं? देखिए, मुसलमानों का वोट उससे ज्यादा राम मंदिर के सवाल के दौर में पोलराइज हुआ था। नरेंद्र मोदी वाले दौर तक आते आते अब मुसलमानों में ये भरोसा बहुत हो गया है कि हम भी एक निर्णायक यूथ मुस्लिम्स है जो उनके सोचने का नजरिया थोड़ा बदला है। क्या मोदी को लेके थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं वो? मोदी को लेके सॉफ्ट होना मैं नहीं मानूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो पहले के मुस्लिम पॉलिटिक्स के जो सिंबल थे, उर्दू है, शरीयत है, 3 तलाक है, इस किस्म के मुद्दे उठा के जो उनको भड़काया जाता था या उनको पोलराइज किया, अब उन मुद्दों का जोर खत्म हो गया है। वो अब उर्दू का गिरना अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन इसके बाद भी एक फैक्ट है कि उर्दू अखबारों का चलन कम हुआ है, उर्दू पढ़ाई कम हुई है। सामान्य किस्म से हिंदी अंग्रेजी पढ़ के बाकी क्षेत्रीय भाषाएं में पढ़ के मुसलमान सामान्य ढंग से निकलते थे। हमारे हिंदी पट्टी में उर्दू और इसका भेद बहुत था पॉलिटिक्स के चलते। तो अब यहाँ का मुसलमान भी बड़े मजे से हिंदी अंग्रेजी पढ़ता है, उसी तरह से कम्पीट करता है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद क्या सपा से मुसलमानों की दूरियां बढ़ी है? निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर के बाद सपा की पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स, दोनों की पॉलिटिक्स पर्दा हटा है और बीजेपी को शायद उससे कुछ लाभ हुआ है, लेकिन सपा को नुकसान हुआ है। सपा के जब ये होगा, मुसलमान वोट देने जाएगा तो वो जरूर ये हिसाब लगाएगा कि किसको फायदा हुआ, किसको घाटा। राहुल गांधी और कांग्रेस कितने कामयाब हो पाए हैं मुसलमानों को लुभाने में?
देखिए, अगर मोदी सामने हैं तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर वोट तब भी कांग्रेस को जाएगा मुल्क में, लेकिन जहां मुसलमानों को अल्टरनेट बेटर मिलेगा वो उसको आजमाएंगे। उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट है, बिहार भी ऐसी जगह है जहां कांग्रेस नहीं है, वहां वो दूसरे अल्टरनेट, बंगाल ऐसी जगह है वहां वो दूसरे अल्टरनेट को अपनाएंगे। लेकिन जहां अल्टरनेट वैसा उपलब्ध नहीं है, कांग्रेस को उसका लाभ होगा, और कांग्रेस को भी ये बात पता है और इसका एहसास है। इसीलिए वो जो भी तालमेल करने जा रही है, जो भी मोलतोल कर रही है, उस पे भी वो होशियारी कर रही है, और मुजफ्फरनगर दंगों के सवाल पे भी उसकी सक्रियता मैं मानता हूं कि दूसरे मुद्दों की तुलना में ज्यादा रही है। यानी साफ है कि इस बार का मुस्लिम वोटर्स कोई बड़ा फैसला ले सकता है। उनका वोटिंग पैटर्न इस दफे के चुनाव में एक नई इबारत लिख सकता है। वो चंद सियासी पार्टियों के हाथ का खिलौना बना रहने को तैयार नहीं दिखता, बल्कि वो इस चुनाव में कोई भी करवट ले सकता है। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों तक आ पहुंचे हैं, तो चलिए बगैर देर किए आपको सीधे ले चलते हैं ताऊ के पास और सुनते हैं उनकी खरी खरी बातें। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम, और प्यार ते मने लोग कवे हैं ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं लोग ने सच ते मुंह ना ढापना चाहिए। सच तो सच होवे। हाल ही में 4 राज्यों में कांग्रेस की हार से कांग्रेस की सूरत ही बिगाड़ रखी से। अरे देखने दिखाने लायक ही ना रही से। कोई देसी नुस्खा समझ नहीं आया तो उसने चमकाने के लिए एक विदेशी कंपनी ने बुला लिया। अरे सुना है उसने इलाज भी शुरू कर दिया से। कंपनी वालों ने रिसर्च करके बताया कि किसी दलित के घर जाकर रोटी तोड़ने की बात बनने की जगह बात बिगड़ जावे से। खाने और खिलाने वाले दोनों का स्वाद बेमजा हो जावे। इसलिए ईब अगर किसी नेता को कैंडल लाइट डिनर की जगह झोपड़ी नाइट डिनर करने का इरादा हो तो वो अपने साथ साथ 56 भोग की थाली साथ लेकर जावे। इससे डबल फायदा होगा। एक तो नेताजी की सेहत बुलंद रहेगी और दूसरे सामने वाला चटकारे मार मार कर खाएगा, क्योंकि जो खाएगा वही खाएगा, बाकी सब तो भूल जाएगा। एक बात मजेदार और बताऊं। खबर मिली है कि मिल्खा सिंह की पत्नी और बेटी आप में शामिल हो रहे से। उनका कहना है कि केजरीवाल जिस तरह आज जनता दरबार से भागे हैं, उन्हें उनमें मिल्खा सिंह की झलक दिखाई दी। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ पहुंचा है। इस प्रोग्राम के बारे में आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। है कहां हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को
दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर क़यामत से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का किया इफ्तिताह। अक़लियती वजीर ने कहा मुसलमानों की हमजहत तरक्की की राह होगी हमवार। नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन का मुस्लिम दानिश्वरों ने किया खैर मकदम। सवाल पूछने वाले को दिखाया गया बाहर का रास्ता। ठंड से शामली के रिलीफ कैंप में एक और बच्ची की जान गई। कैंपों में एक हफ्ते में ये तीसरी मौत। और कर्नाटक में प्राइवेट टूर ऑपरेटरों पर लगाई जाए लगाम। रियासती वजीर हज रोशन बेग ने मरकज को रवाना किया मकतूब। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के 8वें योम तासीस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह अमल में आया। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किदा इस तकरीब में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान भी मौजूद थे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद एक शख्स की जानिब से हुकूमत के 15 निकाती प्रोग्राम से मुतालिक सवालात पूछे जाने पर सिक्योरिटी दस्ते ने मुंह बंद करके उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के ज़ेर निगरानी एक नए शोबे का आगाज हुआ है। मुल्क भर में मौजूद वक्फ जायदादों को तरक्की देने की गरज से नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन के नाम से एक नए इदारे का क़याम अमल में आया। इदारे के क़याम का मकसद वक्फ अर्जियात को तरक्की देते हुए इनसे होने वाले आमदनी को मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हुकूमत के इस इक़दाम को अक़लियती तबके की फलाह की जानिब एक और अहम कदम करार दिया है। नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज जस्ट one of the several far-reaching initiatives that the Ministry of Minority Affairs has taken ever since its inception in the year 2006. Ladies and gentlemen, this corporation has been established with an authorized share capital of ₹500 crores. It will facilitate and mobilize financial resources for setting up of facilities like schools, colleges, hospitals on Waqf property for community purposes in a transparent manner. वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद